हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर न्यू स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो देखो, सबसे फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है, और उसी से रिलेटेड हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं डबल साल्ट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग चीज है और डबल साल्ट जो वो एक डिफरेंट है, लेकिन एक इन दोनों के बीच रिलेशन भी है कि दोनों कंपाउंड की जो फॉर्मेशन है वो दो इंडिपेंडेंट स्टेबल कंपाउंड्स के फॉर्मेशन से हुई है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, मींस अगर दो किन्हीं स्टेबल कंपाउंड्स को हम कंबाइंड करेंगे तो एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी जो कि सॉलिड स्टेट के अंदर और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेगा। तो उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कंपाउंड आया है, मैंने लिया K4FeCN6 ये लिया, या फिर मैंने कॉम्प्लेक्स लिया, कंपाउंड लिया और कोबाल्ट का CONS3 6Cl3। अब ये मेरे जो दोनों एग्जांपल मैंने यहाँ पर कंसीडर किए हैं, इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर क्या है, इन कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में भी ये अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं कर रहे और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर भी अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं कर रहे। आइडेंटिटी लॉस करने का मीनिंग क्या है कि इंडिविजुअल आयन का टेस्ट पॉजिटिव शो नहीं करेंगे। जैसे इस कंपाउंड की मैं बात करूं, इसके अंदर कौन कौन से आयन है? के पॉजिटिव आयंस, आयरन वाले आयंस हैं, साइनाइड वाले हैं, Cn नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। ये इन तीनों का इंडिविजुअल टेस्ट शो नहीं करेगा ये कंपाउंड, इसलिए इसका मतलब इसने अपनी आइडेंटिटी जो थी कंपाउंड ने वो लॉस नहीं की। अगर शो कर देता है इंडिविजुअल आयन का टेस्ट तो मतलब अपनी आइडेंटिटी लॉस कर रहा है ये कंपाउंड्स। सेम टाइप से सेकंड जो कंपाउंड आया, इसके अंदर हमारे पास में कोबाल्ट वाला आयन, NH3, क्लोरीन, ये भी अपने इंडिविजुअल आयन के टेस्ट पॉजिटिव शो नहीं करेगा। तो इसलिए इन कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं जो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते। फॉर्मेशन दो स्टेबल कंपाउंड से हुई है। लेकिन डबल साल्ट में क्या है, ये जो हमारे पास कंपाउंड्स आएंगे ये भी हमारे इंडिपेंडेंट स्टेबल कंपाउंड के फॉर्मेशन से फॉर्म हुए हैं, लेकिन क्या है कि इंडिविजुअल आयन का टेस्ट पॉजिटिव शो करेंगे। जैसे इसकी बात करूं मैं यहाँ पे, तो ये आयरन 2 पॉजिटिव का, SO4 2 नेगेटिव का, NH4 पॉजिटिव का, ठीक है, इन तीनों आयन का इंडिपेंडेंट पॉजिटिव टेस्ट शो करेंगे। सेम टाइप से ये जो कंपाउंड था मेरा, K पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, Cr2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव, इस टाइप के जो कंपाउंड थे वो इंडिविजुअल आयन का टेस्ट पॉजिटिव शो करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर अपनी आइडेंटिटी जो थी वो लॉस कर देंगे। तो डेफिनेशन क्लियर होगी हमारे डिफरेंस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और डबल साल्ट के अंदर कि जो कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देंगे वो तो हमारे क्या होंगे? डबल साल्ट, और जो कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करेगा स्टेट्स के अंदर वो हमारे क्या होंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे क्या, इनके बारे में सबसे पहले कहां से थ्योरी आई, किसने इसके बारे में बताया, वो हम थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले कुछ एक बेसिक टर्म्स है जो हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो ज्यादातर हमने जो हमारा डी ब्लॉक वाला चैप्टर है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स थे वो इस टाइप के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की। एग्जाम्पल जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो भी एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है आयरन का, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, हमारी इंडस्ट्री है जहां वर्क कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी रिएक्शन है जो टेक प्लेस कर रही है जहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले जब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सबसे पहले जो लिखा था K4FeCN6 का एग्जांपल लिया, और एक दूसरा मैंने लिख दिया एग्जांपल CONS3 4Cl2, और यहाँ पे लिख दिया Cl, ये लिख दिया मेरा एग्जांपल। तो जब इसमें जो कॉमन टर्म्स आती हैं, सबसे पहली जो मेरी टर्म्स आई इसके अंदर वो थी मेरी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। सेकंड जो थी मेरी टर्म्स कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बाद में वो था कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या था? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। थर्ड आया मेरे पास आयनिक स्फीयर। क्या है? आयनिक स्फीयर। फोर्थ है मेरे पास टर्म्स लीजेंड्स। तो देखो, पहले और भी टर्म्स है, पहले हम इन्हीं की बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होती है?
तो भाई कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होगी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है मेरे पास, वो सारी की सारी या उसके आउटसाइड में, वो मेरी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है। मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो भी चीज प्रेजेंट होगी उसके लिए क्या टर्म यूज कर रहे हैं हम, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। उसी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में आगे चल के हमारे पास है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो ये स्क्वायर ब्रैकेट का रीजन होगा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने बना रखा है वो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जिसके अंदर हमारे पास में, जैसे इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, FeCN6। इस कॉम्प्लेक्स में मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, यहाँ पे मेरा हो जाएगा CONS3,4Cl2, ये हो जाएगा। ठीक है, सेंटर के अंदर ये जो मेटल आ रही है ना, यहाँ पे जो ये मेटल आ रही है किसी भी कंपाउंड में, इसको हम क्या कहें, इसमें कहें सेंट्रल मेटल एटम। क्या टर्म यूज करें इसके लिए, सेंट्रल मेटल एटम। सेंटर के अंदर जो मेटल प्रेजेंट होगी उसके लिए टर्म यूज की जाएगी सेंट्रल मेटल एटम। अब ये सेंट्रल मेटल एटम यानी इस कंपाउंड के सराउंडिंग में ये जो दे रखे हैं हमारे पास में CN6NH3,4Cl2, इस कोबाल्ट के सराउंड में ये अरेंज होंगे। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करूं तो क्या आ गया इसमें, आयरन और 6 साइनाइड। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोबाल्ट, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया और 2 क्लोरीन्स। तो स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड का जो पोर्शन होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फिर आया मेरे पास आयनिक स्फीयर। अब ये आयनिक स्फीयर क्या होता है भाई, देखो इस स्क्वायर ब्रैकेट के जो ये वाला रीजन था, आउटसाइड का रीजन, चाहे आगे की तरफ हो चाहे पीछे की तरफ, बाहर का जो होगा रीजन, उसको हम क्या कहेंगे, आयनिक स्फीयर। जिस इस कॉम्प्लेक्स में बात करूं, आयनिक स्फीयर में कौन सा आयन प्रेजेंट है, पोटेशियम। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आयनिक स्फीयर में क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म आई मेरे पास लीजेंड्स। लीजेंड्स क्या होते हैं भाई, लीजेंड्स जो सेंट्रल मेटल के साथ में डायरेक्टली अटैच होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट हो और सेंट्रल मेटल एटम के साथ में डायरेक्टली अटैच हो, वो मेरे क्या हो जाएंगे, लीजेंड्स। यहाँ पे देखो जैसे इसके अंदर लीजेंड्स कौन सा है मेरा, साइनाइड CN। इसके अंदर मेरे लीजेंड्स कौन कौन से हैं, NH3 अमोनिया, Cl2 जो दे रखा है क्लोरीन, ये मेरे लीजेंड्स हैं। आउटसाइड वाला क्लोरीन नहीं आएगा लीजेंड्स में, ना आउटसाइड वाला पोटेशियम आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल के साथ जो डायरेक्टली अटैच होंगे वो मेरे किस कैटेगरी के अंदर काउंट होंगे, वो काउंट होंगे लीजेंड्स के अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट हम इसी में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे लीजेंड्स के बारे में। तो भाई ये जो लीजेंड्स थे मेरे पास, इनकी अटैचमेंट्स के लिए साइड्स थी जिसके बेस पे इसको हम क्लासिफाई कर रहे थे। तो वहां से मेरे लिए टर्म आई टाइप्स ऑफ लीजेंड्स। क्या टर्म आई मेरे लिए, टाइप्स ऑफ लीजेंड्स। कौन कौन से टाइप्स के होंगे लीजेंड्स, तो देखो भाई सबसे फर्स्ट जो मेरे पास टाइप आई उसको हम कहेंगे मोनोडेंडेट लीजेंड्स। क्या कहेंगे, मोनोडेंडेट लीजेंड्स। देखो भाई जो मोनो टर्म आई, इस मोनो का मीनिंग क्या होता है, 1। मींस वो लीजेंड्स जो एक ही साइड से अटैच होंगे वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, मोनोडेंडेट लीजेंड्स के अंदर आएंगे। और इसमें मेरे जो एग्जांपल थे, इसके अंदर मेरा जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव, NH3, H2O एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे जो एक साइड से अटैच हो सकते हैं वो मोनोडेंडेट लीजेंड्स। फिर उसके बाद सेकंड आया मेरे पास डाइडेंडेंट लीजेंड्स। अब देखो ये जो डाइडेंडेंट लीजेंड्स आए मेरे पास, ये क्या होते हैं, इसमें डाई टर्म आ गई, डाई का मतलब 2, जिसके ऊपर 2 साइड्स हो अटैचमेंट के लिए अवेलेबल, वो मेरे डाइडेंडेंट लीजेंड्स के एग्जांपल हो जाएंगे, जिसको मैं शॉर्ट में नोटेशन करूंगा EN, इथाइलिन डाइअमीन, ऑक्सलेट आयन OX, जिससे मैं रिप्रेजेंट करूंगा एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं, ग्लाइसिन वाला भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास आया थर्ड पॉलीडेंडेंट लीजेंड्स। पॉलीडेंडेंट लीजेंड्स, अब देखो यहाँ पे भाई जो ये पॉलीडेंडेंट लीजेंड्स है, पॉली का मतलब बहुत सारे, जिसमें 2 से ज्यादा हो जाए वो सारे के सारे पॉलीडेंडेंट लीजेंड्स का एग्जांपल हो जाएंगे। तो इसका मैं अगर एग्जांपल देखूं पॉलीडेंडेंट का एग्जांपल, तो मेरे सिलेबस में एक ही आता है EDTA। ठीक है, लीजेंड्स का नाम क्या है, EDTA। तो ये EDTA वाला है ना, इसके ऊपर साइड्स अटैचमेंट के लिए 2 से ज्यादा अवेलेबल है।
इसलिए इसको हम किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे, पॉलीडेंडेंट लीजेंड्स के अंदर। फिर उसके बाद एक क्लास और आई मेरे पास फोर्थ, जिसको हम कहे हैं एम्बीडेंडेंट। क्या कहेंगे, एम्बीडेंडेंट लीजेंड्स। देखो अब एम्बीडेंडेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखो थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। एम्बीडेंडेंट का मतलब वो लीजेंड्स जिसके ऊपर दो साइट अवेलेबल है, जिसके पास दो साइट अवेलेबल है अटैचमेंट के लिए सेंट्रल मेटल एटम से, लेकिन एक टाइम पे एक ही यूज होगी, दोनों यूज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल CN है, इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये मेटल के साथ MCN की फॉर्म में अटैच हो जाए, या ये मेटल के साथ MNC की फॉर्म में अटैच हो जाए। ऐसे जुड़ेगा तो साइनाइड और ये बन जाएगा आइसोसाइनाइड। ठीक है। ऐसे इसके अलावा दूसरा एग्जांपल था SCN, या तो सल्फर के साथ में अटैच हो या फिर नाइट्रोजन के साथ में अटैच हो मेटल के साथ। या फिर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आया NO2, या तो वो नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा या ऑक्सीजन के साथ। है ये मोनोडेंडेंट ही, एक टाइम पे एक ही जुड़ेगा, लेकिन साइट दो अवेलेबल है इसके पास। कार्बन से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से भी, लेकिन एक टाइम में किससे जुड़ रहा है उस चीज पर डिपेंड करेगा। तो उस टाइप के जो लीजेंड्स आ जाएंगे, वो जो कैटेगरी आ जाएगी, उसका नाम क्या आ जाएगा हमारे पास, एम्बीडेंडेंट लीजेंड्स। ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे जब हम एम्बीडेंडेंट लीजेंड्स के बारे में बात कर रहे थे, पढ़ रहे थे यहाँ पे, तो हमने हर एक के अंदर देखा ये डेंडेट टर्म आ रही है। कौन सी टर्म लिखी आ रही है, डेंडेट। ये डेंडेट वाली टर्म कहां से आई, ये हमारा एक वर्ड था जिसका नाम था डेंटिसिटी। क्या नाम था, डेंटिसिटी। ये डेंटिसिटी क्या होती है, ये हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि कोई भी लीजेंड्स कितनी साइड से अटैच होगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। कोई भी लीजेंड्स कितनी साइड से अटैच होगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी, डेंटिसिटी से। और इसका सिंबल क्या आ जाएगा हमारे पास, ईटा आ जाएगा। ठीक है, सिंबल ऑफ डेंटिसिटी ईटा। अगर कहीं उसने लिख दिया ईटा2, तो हम समझ जाएंगे वो लीजेंड्स दो साइड से जुड़ रहा है। जैसे उसने लिख दिया ईटा2EN, मीन्स ये इथाइलिन डाइमीन दो साइड से जुड़ गया। अगर उसने लिख दिया ईटा5C5H5, ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब भाई ये जो हमारी साइक्लोपेंटीन रिंग है, ये किस C5H10 का लो या C5H5 कितनी साइड से जुड़ रही है, 5 साइड से अटैच हो रही है। तो ये जो पावर होगी ना, ईटा की जो पावर होगी, ये हमको किस चीज की इंफॉर्मेशन देगी कि कोई भी लीजेंड्स कितनी साइड से अटैच होगा सेंट्रल मेटल के साथ। ठीक है। अब देखो उसके बाद इस डेंटिसिटी क्लियर होने के बाद, ये एक बार मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं यहां से। अब हम इन लीजेंड्स की थोड़ी सी एग्जाम्पल देखेंगे डिटेल में, थोड़ी सी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। देखो मैंने जैसे डाइडेंडेंट लीजेंड्स में तुम एक एग्जाम्पल इथाइलिन डाइमीन लिखा था, EN का क्या था, इथाइलिन डाइमीन, ये था हमारे पास। अब देखो इथ का मतलब दो कार्बन, और अमीन मतलब NH2 ग्रुप, और डाइमीन मीन्स दो NH2 ग्रुप, तो दोनों एंड्स के ऊपर NH2 ग्रुप है। यहाँ पे CH2 यहाँ की स्ट्रक्चर। अब ये मेटल से दो साइड से कैसे अटैच होगा, कोई भी जो सेंट्रल मेटल एटम थी उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब ये दो साइड क्या है इसके पास, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है। ये मेटल की एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगी, और इस तरीके से EN यहाँ से अटैच हो जाएगा। जब एग्जाम में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हर एक की तरह ओपन करके नहीं लिख सकते हम, तो उसमें शॉर्ट नोटेशन में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, M लिख देंगे और EN को है ना लिख कर ऐसे अटैच करके दिखा देंगे। इसका और इसका मीनिंग सेम, लेकिन ये मैंने ओपन करके बताया तुमसे कैसे हम उसको अटैच कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल बताया था OX, इसका फॉर्मूला होता है C2O4 नेगेटिव ऑक्सीलेट है। ये कैसे अटैच होगा, तो भाई देखो दो कार्बन है, 4 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जब इसको मैं अटैच करूंगा सेंट्रल मेटल के साथ, नेगेटिव वाला लोन पेयर यहाँ डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स, और ये इस साइड डोनेट कर देगा, अटैच हो गया सेंट्रल मेटल के साथ दो साइड से। इसलिए किस चीज का एग्जांपल है, डाइडेंडेंट लीजेंड्स का एग्जांपल है। ठीक है।
अब यहां से मैंने एक पॉलीडेंडेंट का एग्जांपल तुमको बताया था, उसका नाम मैंने क्या लिखा था पॉलीडेंडेंट के का, ईडीटी। क्या लिखा था? ईडीटी। तो भाई इसकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखा हम ईडीटी के लिए, तो वो स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन CH2 COO नेगेटिव CH2 COO नेगेटिव, यहां से CH2 COO नेगेटिव और CH2 COO नेगेटिव। देखो भाई कितनी साइड अवेलेबल होगी, कितनी साइड से अटैच होगा ईडीटी, 1 2 3 4, एक इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है 5, एक इसके पास 6, एक टाइम पे 6 साइड से अटैच होगा, इसकी डेंसिटी 6 है। तो भाई एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि पॉलीडेंडेंट का एग्जांपल ईडीटी है, कितनी साइड से अटैच होगा, 6 साइड से, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी वो यहाँ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमारे जो लीजेंड्स थे तकरीबन वो सारे के सारे कवर हो गए, लेकिन एक चीज और बची यहाँ पे। अभी लीजेंड्स की जो मैंने स्ट्रक्चर लिखी, इस लीजेंड्स के अंदर ही टाइप के बाद में हमारे पास एक टर्म्स आई जिसको हम कहते हैं चिलेट इफेक्ट। क्या कहते हैं? चिलेट इफेक्ट। ये चिलेट इफेक्ट किस वजह से आया? ये आया चिलेट रिंग फॉर्मेशन की वजह से। किसकी वजह से आया? चिलेट रिंग फॉर्मेशन की वजह से आया ये इफेक्ट। अब ये होता क्या चिलेट इफेक्ट, ये देखो भाई, जब कोई भी डाइडेंडेंट या पॉलीडेंडेंट लीजेंड्स मेटल के साथ अटैच होता है तो वो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। उस साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? चिलेट रिंग। जैसे इसमें मैंने इथाइलिन डाइअमीन या ऑक्सलेट लिया था, तो देखो जब मेटल से अटैच होया तो कितने मेंबर रिंग बनी? 1 2 3 4 5, इसमें 5 मेंबर। अगर मान लिया ईडीटी को अटैच करता, 6 साइट अवेलेबल के लिए एक मेटल के साथ अटैच होता, तो वो भी साइक्लिक मेंबर रिंग बनाती। तो जो भी डाइडेंडेंट, ट्राइडेंडेंट, पॉलीडेंडेंट लीजेंड्स होगा, जब सेंट्रल मेटल से अटैच होगा तो ये साइक्लिक रिंग टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होंगी, जिसको हम कहेंगे चिलेट रिंग फॉर्मेशन। और इस चिलेट रिंग की वजह से कॉम्प्लेक्स के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, और इसलिए उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या आ गया? चिलेट इफेक्ट आ गया। ठीक है, अब ये जो चिलेट फॉर्मेशन थी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी हमारे पास? हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग होगी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? 5 मेंबर्ड रिंग। उसके बाद 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होगी। रिंग की फॉर्मेशन 5 से जितनी कम होती आएगी या 6 से जितनी ज्यादा चली जाएगी, उसके अंदर अनस्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी 5 मेंबर्ड रिंग की होगी इन चिलेट इफेक्ट्स के अंदर। ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी का मेन रीजन एंट्रोपी थी। अब वो क्या था डिटेल में, वो हायर क्लासेस के लिए है। अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ना है, मेन फैक्टर एंट्रोपी वाला था जो इस रिंग की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब दूसरी चीज देखो भाई, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है हमारा, वो क्या करेगा, हमसे कोई कॉम्प्लेक्स दे देगा। जैसे मैंने यही लिखा था K4 FeCN6 वाला लिखा था, जो ऊपर लिख रखा है, और एक उसने हमसे यही कॉम्प्लेक्स दे दिया, उसमें मान लो K2 FeEN थ्राइस। उसमें विच कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल एंड वाई? तो भाई कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? दिस कॉम्प्लेक्स। रीजन क्या है कि इसके अंदर चिलेट रिंग्स बनेंगी। कैसे बनेंगी? सेंटर में आयरन आ जाएगा, 3 EN है, एक EN को मैं ऐसे अटैच कर दूंगा। ठीक है, एक उसके बाद देखो 6 साइड से कैसे अटैच होना था, एक EN मेरा यहाँ आ जाएगा, एक EN मेरा यहाँ आ जाएगा, एक 5 मेंबर रिंग ये बनी, एक ये बनी, एक ये बनी। तो जिसमें चिलेट रिंग की फॉर्मेशन होगी उसमें चिलेट इफेक्ट होगा, उसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी। द रीजन लिख देंगे, ड्यू टू चिलेट इफेक्ट रिंग फॉर्मेशन टेक प्लेस इन दिस स्ट्रक्चर, सो इट है मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू दिस। इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो भाई ये हमारा चिलेट के ऊपर है ना, एग्जाम में बहुत टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप कंपैरिजन का, और पॉसिबिलिटी ये होती है कि हम उसको रोंग कर पाओ। अब उसके बाद नेक्स्ट आया हमारे पास में लीजेंड्स के बाद जो नेक्स्ट टर्म आई वो था हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट क्या आई हमारे पास, जो हमारी टर्म्स थी वो आई कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई? इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर
जो मेरी सेंट्रल मेटल है उसके साथ जो लीजेंड्स अटैच होंगे, कितने लीजेंड्स अटैच है, कितनी साइड से जुड़ रहे हैं, वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं, इसमें आयरन कितने लीजेंड्स जुड़ रहे हैं, इसके साथ 6 लीजेंड्स जुड़ रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं, यहाँ पर कोबाल्ट के साथ कितने लीजेंड्स जुड़ रहे हैं, 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन, ये भी 6 है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अनदर एग्जांपल लिया, प्लेटिनम NH3 ट्वाइस Cl ट्वाइस 2 नेगेटिव, कितने लीजेंड्स अटैच हो रहे हैं इसके साथ और प्लेटिनम के साथ, 2 ये 2 ये, टोटल 4 लीजेंड्स अटैच हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा इसका, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल के साथ जितने लीजेंड्स अटैच होंगे वो हमारा क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आया मेरे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। तो देखो भाई, इसकी जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं सेंट्रल मेटल एटम की, तो वो कैसे निकलेगी, तो जैसे इस कॉम्प्लेक्स के लिए निकालूं मैं, उसके लिए हमने क्या करना होगा भाई, हमारे पास बुक में टेबल भी होगी, इसके लिए लीजेंड्स के हम लोग पता होना चाहिए चार्ज क्या आएगा। जैसे Cl नेगेटिव को -1 होता है, अमोनिया पे 0, Cl पे -1, वाटर के ऊपर 0, वो हमने वहां से याद करना होगा। निकलेगा कैसे, हमेशा सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी। जैसे इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम निकालें तो आयरन की निकालनी हो, मैंने मान ली X, सामने पोटेशियम है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का +1 चार्ज है, तो क्या आ जाएगा, +4। ठीक है, +4 का एसिड लिखते हैं, उसके लिए साइनाइड -1 चार्ज, टोटल 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई होगा माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0, और x क्या आ जाएगा मेरा, +2 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट अगर इसके लिए निकालना हो मैंने चार्ज, कोबाल्ट के लिए मैंने निकालना पड़ेगा सेंट्रल एटम के लिए, x मान लिया, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 4, अमोनिया का चार्ज 0 होता है, क्लोरीन का -2 प्लस -1 एक का होता है, यहाँ पे -1 क्लोरीन का होता है, 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, अच्छा, और उसके बाद एक क्लोरीन ये भी है, इसका -1 इज इक्वल टू 0, x यहाँ पे आया, ये तो 0 होगी टर्म, प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ये -2 हो गया, और -1 0, x -3 इज इक्वल टू 0, और x क्या आ गया, 3। इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। और एग्जांपल लो, एक एग्जांपल, जैसे मैंने प्लेटिनम का बताया था, प्लेटिनम NH3 ट्वाइस Cl ट्वाइस, ठीक है, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स दे दिया और पूछ लिया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, तो भाई प्लेटिनम की मैं निकालूंगा x, यहाँ पे इसके लिए 0 क्योंकि अमोनिया कोई चार्ज नहीं, क्लोरीन का -1 होता है, 2 के लिए -2, और आलू पर चार्ज कुछ नहीं, 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x -2 इज इक्वल टू 0, और x क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स लो एक दूसरा इसके अलावा, मान लिया मैंने लिया क्रोमियम NH3 H2O Cl और -1। अब इसके लिए निकालूंगा, क्रोमियम का निकालना है तो x, अमोनिया की क्या होती है 0, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0, वाटर की 0, क्लोरीन का -1 इज इक्वल टू, ओवरऑल स्केल ब्रैकेट पे चार्ज क्या है, -1, प्लस होता तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, कुछ नहीं होता तो 0 चार्ज, x इज इक्वल टू है, ये उस साइड से आ जाएगा 1 - 1, क्या आ जाएगी यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आएगी। अगर कोई वैल्यू होती तो दूसरी फाइंड आउट कर लेते हम। कहने का मतलब ये है तरीका कैसे होगा निकालने का वो समझाना चाह रहे थे हम, वो क्लियर कर रहे थे। अब उसके बाद नेक्स्ट आया हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अब ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या था भाई वो देखो। नेक्स्ट आया कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अब इस कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा हमने किसकी इंफॉर्मेशन देगा, वो हमने इंफॉर्मेशन देगा शेप्स की, कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स किस शेप के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो देखो भाई अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी शेप कैसी होगी, हमारे पास ऑक्टाहेड्रल होगी। कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 5 है तो
तो शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, TBP। 11th क्लास में वेस्पर्स थ्योरी में सीखी थी हमने। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो शेप कैसी होगी उसकी, दो पॉसिबिलिटी है, या तो होगी स्क्वायर प्लेनर या फिर क्या हो गया हमारे पास टेट्राहेड्रन। दो टाइप की शेप मिलेंगी, ठीक है। तो ये हमने स्पेस में ये बताया था कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसके लीजेंड्स किस तरीके से अरेंज होंगे, वो कोऑर्डिनेशन नंबर को देख के उसकी शेप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखा मैंने 6 लीजेंड्स आ रहे हैं, 6 साइड से, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल शेप। इसके भी 6 लीजेंड आ रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो शेप भी ऑक्टाहेड्रल, वो इंफॉर्मेशन देगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया मेरे पास एक होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स, और एक आया मेरे पास हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। तो देखो भाई होमोलैक्टिक और हेट्रोलैक्टिक क्या होते हैं, होमो का मतलब क्या होता है सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होता है यहाँ पे डिफरेंट। तो जिस भी कॉम्प्लेक्स के अंदर सेम टाइप के लीजेंड्स प्रेजेंट होंगे वो होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें डिफरेंट टाइप के होंगे वो हेट्रोलैक्टिक। यहाँ पे देखो इसमें CN, ये बाहर का नहीं देखना, हमेशा मेन फोकस स्क्वायर ब्रैकेट है हमारी इनसाइड का पोर्शन। मेटल एटम तो डिफरेंट होती है, उसके अलावा लीजेंड्स देखने 6 के 6 साइनाइड है, सेम है, इसलिए होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है लीजेंड्स, 4 अमोनिया के हैं, 2 क्लोरीन के, तो डिफरेंट हो गए, इसलिए किस चीज का एग्जांपल हो जाएगा, हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल। तो भाई ये हमारी कुछ एक बेसिक टर्म्स थी जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने पता होनी चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग। क्या पढ़ेंगे, IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थैंक यू।